प्राचीन जापान के एक छोटे से राज्य अको की बात है, जहाँ सामुराई योद्धाओं का राज्य था और हर तरफ तलवारों की खनक सुनाई देती थी। उस दिन कुछ सामुराई एक अजीब बच्चे को पकड़ कर लाए, जिसका नाम काई था। उसका रंग इतना गोरा था कि लोग उसे देखकर डर जाते थे। सभी सोचते थे कि यह कोई भूत है या फिर कोई दैत्य की संतान है। राज्य के लोग उसे अपने बीच नहीं रखना चाहते थे। उनके दिलों में उसके लिए नफरत और डर दोनों थे। लेकिन उस राज्य के राजा लॉर्ड असानो एक दयालु और बड़े दिल वाले इंसान थे। उन्होंने काई को वहाँ रहने की इजाजत दे दी। उनकी बेटी मिका भी काई से जल्दी ही दोस्ती कर बैठी। मिका के मन में किसी के लिए डर नहीं था। वो सीधे काई के पास गई और उससे बातें करने लगी। वो दोनों बहुत जल्दी घनिष्ठ मित्र बन गए। काई के लिए यह पहला मौका था जब किसी ने उसे इंसान की तरह देखा था। साल बीतते गए और काई बड़ा होता गया, लेकिन उसकी तकलीफ कम नहीं हुई। हर कदम पर उसे अजनबी की तरह देखा जाता था। लोग उससे दूर रहते थे, उसे अशुद्ध मानते थे। लेकिन काई ने कभी शिकायत नहीं की। वो असानो की दयालुता और मिका की दोस्ती को अपने दिल में संजोए रखता था। एक दिन राज्य में एक भयानक जानवर की खबर आई जो गांव वालों को डरा रहा था। शिकारियों का एक दल उसे पकड़ने निकला। वो जानवर साधारण नहीं था। उसकी 6 आंखें थीं और उसका कद इतना विशाल था कि वो घोड़ों को भी हवा में उठा सकता था। शिकारियों में एक सामुराई था जिसका नाम यासानो था। उसकी तलवार हाथ से छूट गई और वो उस दैत्य के सामने बेबस खड़ा रह गया। तभी काई आगे आया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जानवर को मार गिराया। यासानो की जान बच गई। काई ने उसकी तलवार उठाकर उसे वापस कर दी, लेकिन यासानो के मुंह से शुक्रिया नहीं निकला, बल्कि उसने घृणा से कहा कि मैं चाहता तो मर जाता, लेकिन किसी अशुद्ध चीज से मदद लेना मुझे मंजूर नहीं था। यह सुनकर काई के दिल पर जैसे पत्थर पड़ा। जब बाकी सामुराई वहां पहुंचे तो यासानो ने सारा श्रेय खुद ले लिया और काई के बारे में कुछ नहीं बोला। काई जाते वक्त एक सफेद लोमड़ी को देखता है जिसकी दोनों आंखें अलग अलग रंग की हैं। वो उसे घूरती है और गायब हो जाती है। उधर एक दूसरे राज्य नागाटो में वही सफेद लोमड़ी लॉर्ड किरा के पास पहुंचती है और एक खूबसूरत औरत का रूप ले लेती है। दरअसल वो एक चुड़ैल है जो किरा की जासूस है। वो किरा को बताती है कि असानो को खत्म करने की उनकी योजना फिर विफल रही है। किरा का मन असानो के राज्य पर कब्जा करने का है और वो इसके लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। किरा के दिल में लालच और ईर्ष्या की आग धधक रही थी। अको में एक बड़े आयोजन की तैयारी हो रही थी जिसे शोगुन का महा टूर्नामेंट कहते थे। ये टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण था और असानो इसकी हर तैयारी में जुटे थे। मिका ने सारा इंतजाम किया था और असानो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि काश तेरी माँ आज होती तो उसे तुझ पर बहुत गर्व होता। उस रात मिका काई के पास गई। काई बुरी तरह घायल था। मिका ने उसकी मरहम पट्टी की और दोनों के बीच दिल की बातें हुई। मिका ने कहा कि जब सब यासानो की तारीफ कर रहे थे तो उसकी आंखों में शर्म थी। काई समझ गया कि मिका सब जानती है। उसने धीरे से कहा कि मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, तुम चली जाओ। लेकिन उसके दिल में यह भी था कि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। फिर भी उसने कहा कि हम दोनों की राहें अलग हैं, तुम्हारा स्थान अलग है और मेरा अलग है। दोनों के बीच जो था वो अनकहा रहा। टूर्नामेंट का दिन आया और किरा भी अपने लाव लश्कर के साथ अको पहुंचा। उसके साथ एक खूबसूरत औरत थी जिसकी आंखें अलग अलग रंग की थीं। काई ने उसे पहचाना। यही वो चुड़ैल है जो जंगल में लोमड़ी बनी थी। काई दौड़कर ओशी के पास गया और उसे बताया, लेकिन ओशी को भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि चुड़ैल को सिर्फ वो देख सकता है जो खुद कुछ अलग हो। तुम्हें ये कैसे दिखी? दोनों की ये बात ओशी का बेटा शिकारा सुन लेता है। किरा ने असानो की बेटी मिका को देखकर बेशर्मी से पूछा कि यह कौन सुंदर रखेल है। असानो का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से से जवाब दिया कि यह मेरी बेटी है और तमीज से बात करो। मुकाबले का वक्त आया और सबकी नजरें किरा के ताकतवर योद्धा पर थीं। यासानो को असानो का योद्धा बनाया गया था, लेकिन वो दिखा ही नहीं। दरअसल चुड़ैल उससे मिली थी और अब उसकी हालत लड़ने लायक नहीं थी। काई ने कहा कि किसी और को भेजो, लेकिन वक्त नहीं था। अगर कोई योद्धा नहीं आया तो असानो की बेइज्जती होती। सामुराई मुखौटा पहनकर लड़ते हैं तो कोई नहीं जानता कि पीछे कौन है। काई ने मुखौटा पहना और मैदान में उतरा। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन एक तीर लगने से मुखौटा गिर गया और सबने देखा कि यह काई है और काई कोई सामुराई नहीं है। शोगुन गुस्से में नीचे आया और उसने हुक्म दिया कि इसे मार दो। मिका डर गई और काई के सामने आकर खड़ी हो गई। असानो ने खुद को आगे किया और कहा कि सारी गलती मेरी है, मुझे सजा दो। शोगुन ने फैसला लोगों पर छोड़ दिया। उसी रात किरा के सामने चुड़ैल ने अपनी नई चाल का खुलासा किया। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक मकड़ी बनाई जिसकी भी 6 आंखें थीं। अब समझ आया कि वो पहला दैत्य भी उसी की कारीगरी थी। उसने उस मकड़ी से असानो को जहर दिलवाया। जहर के असर से असानो को भ्रम हो गया। उन्हें लगा कि किरा मिका पर हमला कर रहा है। बेटी को बचाने की कोशिश में उन्होंने किरा पर तलवार उठा दी, लेकिन असल में किरा को कुछ नहीं हुआ था। सामुराई दौड़े और असानो को रोका। किरा ने खुद को पीड़ित बताया और रोने का नाटक किया। असानो को मेहमान पर हमले का दोषी ठहराया गया। उनकी मौत का हुक्म हुआ, लेकिन उनकी इज्जत की खातिर उन्हें खुद जान देने का अधिकार दिया गया।
असानो ने ओशी से कहा कि फांसी से यह मौत बेहतर है। ओशी रो रहा था। उसने कहा, ये गलत है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम पर जादू किया गया था। लेकिन असानो सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहते थे। उन्होंने मिका से कहा, रोना मत, कमजोरी मत दिखाना। फिर वो और ओशी एक जगह गए। ओशी ने उनकी तलवार साफ की और सब सामुराई गवाह बने। जब असानो ने अपनी जान दी, उनकी मौत के बाद पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। सामुराई बदला लेना चाहते थे, लेकिन ओशी ने रोका। उसने कहा कि अगर अभी लड़े तो सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि किसान और गांव वाले सब मारे जाएंगे। पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा। मिका ने शोगुन से कहा कि वो असानो की बेटी है और राज्य संभाल सकती है, लेकिन सब पहले से तय हो चुका था। किरा अको का नया मालिक बन गया। मिका को 1 साल का शोक मिला। उसके बाद उसे किरा से ब्याह दिया जाना था। ओशी और बाकी सामुराइयों को रोनिन घोषित किया गया, यानी वो योद्धा जिनका कोई मालिक नहीं रहा। शोगुन ने साफ कह दिया कि कोई बदला नहीं होगा। किरा ने सत्ता हाथ में आते ही सबसे पहले रोनिनों को राज्य से निकाल दिया। उसने कहा कि जो भी अक्को में मिला वो मारा जाएगा। मिका की आंखें भर आईं और तभी काई को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए सबके सामने लाया गया। किरा ने मिका से कहा कि इसे आखिरी बार देख लो, फिर कभी नहीं मिलेगा। ओशी को लेकर किरा को शक था, इसलिए उसे सीधे जेल में डाल दिया गया। वो पूरा 1 साल उस अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा। एक दिन तेज बारिश में उसे बाहर खींचकर फेंक दिया गया। उसकी पत्नी और बेटा दौड़े आए। उन्होंने उसे खाना खिलाया, गर्म कपड़े दिए। पत्नी ने बताया कि सारे साथी को छोड़ चुके हैं और मिका को किले में बंद कर दिया गया है। शादी का वक्त करीब आ रहा है। ओशी ने पूछा, काई कहाँ है? शिकारा ने बताया कि काई को किसी दूर देश में गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। ये सुनकर ओशी की आंखें जल उठी। उसने उठकर कहा, 3 घोड़े चाहिए। अभी पत्नी रोने लगी, उसे रोकने लगी, लेकिन ओशी ने उससे कहा, जाओ और दुनिया को बता दो कि हमारा तलाक हो गया। ये झूठ सिर्फ इसलिए था ताकि पत्नी सुरक्षित रहे। वो अलविदा कह गया। शिकारा को कुछ जरूरी बातें समझाई और घोड़े पर सवार होकर काई को ढूंढने चल पड़ा। बहुत भटकने के बाद ओशी को खाई मिला, लेकिन वो खाई नहीं था जिसे ओशी जानता था। उसे नशेड़ियों के मनोरंजन के लिए लड़ाइयां लड़ने पर मजबूर किया जाता था। उससे बात करने का एकमात्र तरीका यही था कि ओशी भी उस अखाड़े में उतरे। वो उतरा, लेकिन खाई ने उसे पहचाना तक नहीं। 1 साल की यातना ने उसे सिर्फ एक लड़ाकू मशीन बना दिया था। वो बस मार रहा था और मारने से रुकता ही नहीं था। ओशी चिल्लाता रहा कि मैं हूँ, पहचानो मुझे। लेकिन काई की आंखें खाली थीं। उसकी आत्मा जैसे कहीं चली गई थी। तभी ओशी ने मिका का नाम लिया और काई एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में चमक आई। वो होश में आया। दोनों ने मिलकर उस जगह से भागने का रास्ता निकाला। जब वो सुरक्षित जगह पहुंचे तो काई पहले जैसा नहीं था। अब वो शांत नहीं था, वो गुस्से से भरा था, तेज बोलता था और उसकी नजरों में एक आग थी। ओशी ने पहली बार माना कि उसकी गलती थी। उसे काई का भरोसा करना चाहिए था। जब उसने चुड़ैल के बारे में बताया था तब ओशी ने उड़ा दिया था। अब ओशी को काई की जरूरत थी और वो उससे बराबरी से बात कर रहा था। जेल ने ओशी को बदल दिया था। उसे समझ आया कि रुतबे और जाति से नहीं बल्कि हौसले और वफादारी से इंसान की असली पहचान होती है। दोनों मिलकर बदले की योजना बनाने लगे। किरा के किले तक खबर पहुंची कि जिस योद्धा को डच टापू पर बेचा था वो एक सामुराई की मदद से भाग गया। किरा भड़क उठा और उसने चुड़ैल को हुक्म दिया कि ओशी को किसी भी हाल में ढूंढकर खत्म करो। उधर ओशी और काई उस तालाब के पास पहुंचे जहां शिकारा पहले से मौजूद था। वहां ओशी के सारे पुराने साथी इकट्ठे थे। शिकारा ने सबको बताया कि एक योजना है, लेकिन इस रास्ते पर चलने वाला वापस शायद न आए। जैसे ही शिकारा ने लॉर्ड किरा का नाम लिया, सबने एक साथ हुंकार भरी। सब तैयार थे। मरने के लिए भी योजना के लिए हथियार चाहिए थे और किले में बहुत पहरा था। ओशी ने कुछ लोगों को हथियार जुटाने भेजा, लेकिन एक रोनिन काई पर अभी भी भरोसा नहीं करता था। उसने काई पर हमला करने की कोशिश की और बोला कि तू सामुराई नहीं है। ओशी ने उसे रोका और कहा कि हम में से कोई भी अब सामुराई नहीं रहा, हम सब रोनिन हैं। काई और ओशी यत्सु गांव की तरफ निकले जहां तलवार बनाने वाले रहते थे, लेकिन गांव पूरी तरह सुनसान था। किरा के सैनिकों ने उस पर भी कब्जा कर लिया था। सैनिकों ने शिकारा के हाथ देखकर संदेह जताया कि ये किसान नहीं लगते। काई ने बिना देर किए सबको निपटा दिया। अब कोई भी हथियार मिलने की उम्मीद नहीं थी। तब काई ने ओशी को अपना राज बताया। उसने कहा कि वो जंगल जहां वो पला था वहां भूतों की दुनिया है और वहां हथियार हैं। ओशी को भूतों की बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो उस जंगल की तरफ चल पड़े। काई ने सबको सख्त हिदायत दी कि जो भी हो तलवार मत निकालना और अंदर ज्यादा लोग एक साथ नहीं जाएंगे। बाकी लोग बाहर रुके। काई और ओशी अंधेरी गुफा में दाखिल हुए। बाहर बचे रोनिन आपस में बुदबुदाने लगे कि ओशी इस परदेसी पर इतना भरोसा क्यों करता है। क्या पता काई उसे अंदर जाल में फंसा दे। वो सब भी गुफा में घुस गए जबकि उन्हें सख्त मना किया गया था। काई गुफा के और भीतर गया जहां एक विचित्र दिखने वाला व्यक्ति मिला। वो भूतों की दुनिया का था। उसने काई से बातें की कि बाहर की दुनिया में उसके जैसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं किया
किया जाता। काई को यहाँ अपनापन मिला था। उससे एक तलवार मांगी और उस अजीब इंसान ने कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि मुझसे पहले तलवार तक पहुंचना होगा। दोनों एक साथ हवा में उड़े और काई अपनी तेजी से पहले पहुंचा। भूत खुश हुआ। उसने देखा कि काई की वो चपलता अभी भी जिंदा है। उधर बाहरी कमरे में ओशी के साथ अजीब हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथी एक एक करके गिर रहे हैं और आवाज आ रही थी कि तलवार निकालो, बचाओ उन्हें। वो बिना हथियार के छटपटाता रहा, लेकिन तब काई वापस आया और दिखाया कि वो सब बस एक परीक्षा थी, एक भ्रम था, ओशी की वफादारी और भरोसे की परीक्षा। काई के हाथ में अब ढेर सारी तलवारें थीं। सब रोनिन वापस अको के पास आ गए। इसोगाई नाम का एक आदमी खबर लेकर आया कि किरा आज रात मंदिर जा रहा है। ओशी ने संदेश सुना, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि इसोगाई की आंखें धुंधली थीं। शिकारा भी लड़ाई में जाना चाहता था, लेकिन ओशी ने उसे एक बुजुर्ग के साथ पीछे छोड़ा। उस रात सब रोनिन चुपचाप किले की तरफ बढ़े। अंधेरे में तलवारें चमक रही थीं और दिलों में इरादा पक्का था। किले के अंदर एक लंबे बालों वाला आदमी कोई रस्म कर रहा था। वो बस इंतजार में था। जैसे ही ओशी पास आया वो पलटा और वो चुड़ैल ही थी। उसने हाथ हिलाया और हर तरफ आग लग गई। कई रोनिन मारे गए, कुछ बुरी तरह घायल हुए। चुड़ैल ने किरा को ओशी की तलवार देते हुए कहा कि उसने अकेले असानों की पूरी सेना को खत्म कर दिया। फिर मिका की तरफ देखकर उसे चिढ़ाया और वहां जाते हुए एक छुरी छोड़ गई, जो मिका ने चुपचाप उठा ली। लेकिन रोनिन के शिविर में जाकर पता चला कि चुड़ैल गलत थी। उसके अनुमान से कहीं ज्यादा लोग बचे थे। ओशी ने माना कि उसकी गलती थी, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि अब जो भी हो बदला लेकर रहेंगे, चाहे जान जाए। काई ने कहा कि अभी भी मौका है, क्योंकि किरा को लगता है कि सब मर गए। तभी उनके रास्ते में एक मंडली मिली जो किरा की शादी में प्रदर्शन करने जा रही थी और यहीं से नई योजना बनी। सभी रोनिन जानते थे कि शायद इस बार वापसी न हो। उन्होंने एक कहानी लिखी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उन्होंने यह क्यों किया और कैसे लड़े। सभी ने उस पर दस्तखत किए, यहाँ तक कि काई ने भी। और उस पल काई पहली बार अपने आप को उन सब में से एक महसूस कर रहा था। अब वो अजनबी नहीं था। यासानो ने सबके सामने कबूल किया कि उस जानवर को काई ने मारा था और उसने झूठ बोला था। उसने माफी मांगी और अपनी दूसरी तलवार काई को दे दी। रात को किरा का किला जगमग था। उसकी शादी की तैयारी थी। मंडली को अंदर आने दिया गया और काई तथा ओशी उनके बीच छुपे हुए थे। मिका को दुल्हन के कपड़े पहनाकर किरा के सामने बैठाया गया। जैसे ही नाच गाना शुरू हुआ, सभी रोनिन एक एक करके किले की दीवारें चढ़ने लगे और चुपचाप पहरेदारों को खत्म करने लगे, इतनी सफाई से कि किसी को खबर न हुई। एक एक रोनिन मरे हुए सामुराई की जगह खड़ा होता जा रहा था। मंच पर आग का खेल हो रहा था और सब देख रहे थे। तभी चुड़ैल को कुछ गड़बड़ लगी। ओशी भी वहाँ भेष बदल कर था। वो कुछ करतब दिखा रहा था। तभी एक सामुराई को शक हुआ और उसने तीर चला दिया, जो ओशी के हाथ को छूकर निकला। किरा पर वार चूक गया। अब लड़ाई खुलकर शुरू हो गई। हर तरफ तलवारें चमकने लगी। काई अकेले दर्जनों दुश्मनों को रोक रहा था। किरा ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा को भेजा, लेकिन एक रोनिन ने हथियारों के कमरे में बारूद फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ और किरा का सबसे ताकतवर योद्धा उसी में खाक हो गया। चुड़ैल समझ गई कि खेल खत्म है और वो उड़कर भाग गई। तब मिका ने वो छुरी निकाली जो चुड़ैल छोड़ गई थी। उसने किरा पर वार किया, लेकिन वो उसे खत्म नहीं कर पाई। फिर भी उसने मौका देखा और वहाँ से भाग निकली। काई और मिका की मुलाकात किले के बीचों बीच हुई। काई ने कहा कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, लेकिन तभी चुड़ैल वापस आई और इस बार उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया। काई ने कहा कि मुझे तुमसे डर नहीं है। अजगर ने काई पर आग फेंकी, लेकिन उस खास तलवार से काई ने हर वार रोका। वो आगे बढ़ता रहा, पीछे नहीं हटा। उधर ओशी और किरा का आमना सामना हुआ। एक दीवार के पीछे दोनों थे। वो एक दूसरे पर टूट पड़े और दीवार तोड़ दी। दोनों बराबर के योद्धा थे। इस भयंकर लड़ाई में अजगर ने मिका पर झपट्टा मारा और काई के हाथ से तलवार छूट गई, लेकिन उसने अपनी छुपी हुई शक्ति जगाई और तलवार वापस खींची और पूरी ताकत से वार किया। अजगर जमीन पर गिरा और धीरे धीरे वापस चुड़ैल के रूप में बदला और वो हमला इतना गहरा था कि वो वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त किले के अंदर ओशी ने किरा को धूल चटाई और उसका सिर काटकर सबके सामने रख दिया। जैसे ही किरा मरा, उसके सारे सैनिकों ने हथियार डाल दिए। 57 रोनिन राजकुमारी मिका के साथ हको वापस लौटे और असानों की कब्र पर उनकी तलवार रखकर ओशी ने कहा कि बदला पूरा हुआ। मिका ने खाई का हाथ थामा और उन दोनों के बीच जो इतने सालों से अनकहा था, वो आखिरकार शब्दों में आया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। एक ऐसे प्यार के आंसू जो जुदाई, बेइज्जती, यातना और मौत के साए में भी जिंदा रहा। जो इंसान कभी अजनबी था, वो आज उस राज्य का सबसे सम्मानित योद्धा था। काई की कहानी यह साबित करती है कि असली पहचान खून और जाति से नहीं, बल्कि हिम्मत और वफादारी से होती है।